सो हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशन के कंसेप्ट्स को। हमने 1 आवर के इसमें टारगेट किया था कि 1 आवर में इसको कंप्लीट ही कर दूं, बट नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएगा, 2 आवर्स का नहीं, बहुत बड़ा लंबा हो जाता था वीडियो। ठीक है, तो इससे अच्छा है मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। सो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ द ग्रेविटेशन इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज यूनिवर्सल लॉ। यानी यूनिवर्स में किधर भी जाओ, न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ वी कैन अप्लाई। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, राइट। सो what is mean by the universal law of gravitation here? That is discovered by the Newton, definitely, sir. So according to the Newton's law, what is the statement of the Newton's law? Statement क्या है? यूनिवर्स में किधर भी जाओ आपको क्या दिखेगा? मैटर। किधर भी जाइए आपको क्या दिखेगा? मैटर। ठीक है, मैटर। मैटर को क्या होता है? मास। यानी यूनिवर्स में जिन जिन ऑब्जेक्ट को मास है वो दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट चुपचाप तो नहीं बैठेगा, वो पहले वाले ऑब्जेक्ट पे भी क्या अप्लाई करेगा? अट्रैक्ट, यानी ग्रेविटेशन अप्लाई करेगा। क्लियर? कितनी सिंपल है बेटा, लक्ष्य देने इकड़ा कितना सिंपल है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द एवरी ऑब्जेक्ट, चलो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, या पहले ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m1, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास आई विल टेक द कितना है? m2। आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ये दोनों भी ऑब्जेक्ट चुपचाप नहीं बैठेंगे, एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स। ये पहली बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी और इधर खींचने का ट्राई करेगी, राइट? वैसे ही दूसरी बॉडी भी चुपचाप नहीं बैठेगी, ये पहले वाली बॉडी पे क्या अप्लाई करेगी? फोर्स, वो इधर अप्लाई करेगी, राइट? तो इन दो बॉडी के बीच में क्या प्रेजेंट रहा? फोर्स। क्लियर और अंडरस्टैंडिंग? सो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट आप कैसे बनाओगे? ओनली डायग्राम से। द एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द अनदर ऑब्जेक्ट। दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, नहीं ग्रेविटी अप्लाई करती है, ग्रेविटेशन अप्लाई करती है, राइट? इन विच द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन देम, यानी डेफिनेटली इन दोनों के बीच में अगर आप देखते हो तो क्या एग्जिस्ट है? फोर्स एग्जिस्ट है। क्या एग्जिस्ट है? फोर्स, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेटमेंट। मैथमेटिकल फॉर्म को ही अंडरस्टैंड करना, ये जो फोर्स प्रेजेंट है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दैट इज m1 into m2, and this force is inversely proportional to the square of distance between them. So what does it mean? इसका मीनिंग क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने आपको समझाया था। सो स्टेटमेंट क्या बनाओगे? द एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विच अट्रैक्ट द अनदर ऑब्जेक्ट इन विच द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दो मैथमेटिकल फॉर्म से आपका स्टेटमेंट, इतना जो लंबा चौड़ा उन्होंने दिया, आप खुद माइंड से बना सकते हो बाय टेकिंग द मैथमेटिकल फॉर्म। क्लियर? सो व्हाट डज इट मीन? ठीक है, समझा देता हूँ। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों लिया होगा न्यूटन बाबा ने, तो इसके पीछे मकसद क्या है? सो चेक इट आउट। चलो मान लेते हैं बॉडी है, एक है 3 kg का और दूसरा बॉडी है 4 kg का। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको मालूम है डेफिनेटली क्या एग्जिस्ट करता है? फोर्स। क्लियर और अंडरस्टैंडिंग? अब हो रहा क्या है कि दूसरी एक बॉडी में लेता हूं जिसका मास 1 kg है और अनदर ऑब्जेक्ट का मास कितना है? अगेन 2 kg है। क्लियर? अब मुझे बताएंगे दोनों का डिस्टेंस तो 4 मीटर है, 4 मीटर, इसका भी डिस्टेंस एक दूसरे का 4 मीटर है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब मुझे बताएंगे एग्जाम्पल नंबर 1 में ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा या फिर एग्जाम्पल नंबर 2 में? ऑब्वियसली यू आर थिंकिंग जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। क्लियर? तो आपने क्या किया? एज द वैल्यू यू आर टेकिंग द प्रोडक्ट 4 into 3 मीन्स कितना आता? 12. So definitely product of mass is a maximum. Am I right?
then the force exists between these two bodies which are taken in the example 1, that is a maximum. Clear? Because what I have highlighted to you is that the distance between the two bodies वो क्या है, सेम है, लेकिन पहले वाले सिनारियो में, पहले एग्जाम्पल में मासेस क्या है, ज़्यादा है. क्लियर? तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा है, तो आपको मालूम है दोनों के बीच में का भी फोर्स क्या होगा, ज़्यादा ही होगा. क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड. आपको समझ रहा होगा. अब नेक्स्ट सिनारियो में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल हियर? क्वाइट वेरी सिंपल बेटा, केयरफुली अंडरस्टैंड. नाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बोलता है? व्हाट डज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज सेइंग टू अस? ओके, सो इसको समझा देता हूँ ना, क्वाइट वेरी सिंपल. चलो मान लेते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट वी आर स्टडीइंग. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपको समझ में आ गया, मासेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल को जान लेते हैं. चलो मान लेते हैं 2 kg है और यहाँ पे भी चलो मान लेते हैं 4 kg है. क्लियर? पहले का डिस्टेंस 4 मीटर है, तो दोनों बीच में का फोर्स चलो मान लेते हैं 100 न्यूटन मेरे को आया. बट क्या होगा अगर मैं इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर दूंगा? तो डिस्टेंस इंक्रीज कर दूंगा तो क्या होगा? ठीक है, जैसा आप अगर मैग्नेट लेते हो, इफ यू टेक द मैग्नेट, तो मैग्नेट चुपचाप तो नहीं बैठता, उसके सराउंडिंग में वो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड. यानी हर एक ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है? खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड, जो आगे चल के मैं समझाऊंगा. बट क्या होता है कि आयन पीस जब आप लेते हो डिफरेंट पोजीशन पे, जो आयन पीस क्लोज होगा मैग्नेट के, डेफिनेटली उस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी. बट जो आयन पीस जो इस मैग्नेट से बहुत क्या होगा? दूर होगा, डेफिनेटली उस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी. यानी जो एकदम दूर का जो आयन पीस है, डेफिनेटली यहाँ पे, अरे 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? ओके, राइट. ये दूर वाला जो आयन पीस है, डेफिनेटली इस पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी. क्यों? डिस्टेंस मैक्सिमम है. तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज is increases, then the gravitational force exists between them is get decreases. So that's why we have to take the inversely proportionality sign here. Am I right? Clear? Doubt clear? चलो, अब जो मेरे को इक्वेशन यहाँ पे बने हैं, कौन से? द फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of distance between them. Clear? Now if you remove the proportionality sign, then definitely we have to take one particular what? Constant into what? m1 into what? m2 divided by r square. Clear? So how do you make the statement? By seeing the diagram only. आप डायग्राम से ही स्टेटमेंट्स को बना सकते हो. कंसिडर द बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 which are separated by the how much distance? r from their respective centers. I will teach what is the center of mass and how the scientist calculates the forces between the asteroids और सन के बीच में भी निकाल सकते हैं, because they don't have the perfect regular shape. irregular shape होता है एस्ट्रॉइड्स का, कुछ बॉडीज का. तो उस केस में हम डिस्टेंस कहाँ से लें? मैं आपको पूरा समझाता हूँ, डोंट वरी. तो वन पर्टिकुलर कांस्टेंट को हम क्या लेते हैं? g m1 m2 बाय व्हाट? r square. So that is a required expression of gravitational force which exists between any two bodies of having the masses m1 m2 which is separated by the distance. How much distance? Smaller, apart from their center. Clear? I hope all of you are able to understand it very well. चलो नेक्स्ट केस में मैं स्टडी करेंगे मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है क्या चीज़. ठीक है, अब किधर भी जाओ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. आप चलो मान लेते हैं मैं एंड्रोमेडा में जाता हूँ, वो गैलेक्सी में जाता हूँ, और वहाँ पे मैं क्या करता हूँ? 2 स्टार का मासेस लेता हूँ. ठीक है, और दोनों का डिस्टेंस भी लेता हूँ. तो मेरे को नहीं क्या यही यूज करना होता है. यानी मैं किधर भी जाऊँ यूनिवर्स में, ये क्या मिल्की वे में अप्लाई नहीं होता है. आप यूनिवर्स में किधर भी जाइए, कौन से भी फोर्स, चलो मान लेते ब्लैक होल और उसके स्टार, बाजू का स्टार का मेरे को यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है.
तो जी की वैल्यू आप उतना ही लोगे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप पूरा यूनिवर्स में जाओ, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर? तो उसको समझ में आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं। डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन। एक क्वेश्चन आया था, अगर आप प्रीवियस ईयर का नीट रिलेटेड डाटा और जेई रिलेटेड डाटा, इफ यू ऑब्जर्व इट वेरी वेल, सो विल गेट द टोटल कंसेप्ट्स। मैंने सिखाया था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू रिमेंबर। चलो इसको नीट एंड रे रिलेटेड एसआई यूनिट को डिटरमाइन करेंगे, जो सीईटी का क्वेश्चन है। आई थिंक क्रैश कोर्स में हमने इसको सॉल्व किया था। कुछ नहीं है, आसान है। क्रैश कोर्स में एसआई यूनिट आया था, यानी नीट का क्वेश्चन है वो, ठीक है। अब पक्का से याद नहीं, आप जाके चेकआउट कर लेना, आपको दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। जो कि मैंने 10th के स्टूडेंट को समझाया था फाउंडेशन में, बट कौन मानता है, क्या जान दो, छोड़ दो। तो एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट मेरे को निकालना है। नाउ ऑपरेट द फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। क्या किया मैंने, यही इक्वेशन को रीअरेंज किया। ये डिवीजन का आर स्क्वायर इधर जाके किस में गया, मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस मल्टीप्लिकेशन की m1 एंड m2 इधर आके किस में आ गए, डिवीजन में। अब इसका एसआई यूनिट निकालते हैं, ठीक है। तो मुझे बताएंगे फोर्स किस में कैलकुलेट करोगे आप, फोर्स किस में लोगे, न्यूटन, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, मास केजी, और सेकंड वाला मास भी क्या है, केजी। Am I right? तो मुझे बताएंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज इक्वल टू व्हाट, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी इंटू केजी मीन्स व्हाट, केजी स्क्वायर प्लस 2, ऊपर जाके क्या हो जाता, -2। डन। कुछ हार्ड है क्या, मेरे को बोलो, कुछ हार्ड है। बाय नोइंग द फॉर्मूला वी कैन इजिली डिटरमाइन द एसआई यूनिट। क्लियर? आर अंडरस्टैंडिंग? उसके लिए एसआई यूनिट का चार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो हो गया, डन। आर्टिकल भी समझा दिया, स्टेटमेंट तो आप खुद ही बनाओगे। द एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट इन विच द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टेटमेंट आप बना देना, कितना सिंपल है। अब यहाँ पे आर्टिकल को एक्सप्लेन कैसा करोगे, तो एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल थिंग्स है। कंसिडर द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 which are separated by the how much distance, small r, from their respective centers. So according to the Newton's universal law of gravitation, ये दो रिलेशन मैंने बनाया, आपको समझा दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है। डिस्टेंस इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज गेट डिक्रीजेस। 100 न्यूटन नहीं रहेगा, बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीज करो। जैसे मैंने बोला ना, मैग्नेट से आप दूर जाओगे तो फोर्स की वैल्यू कभी इंक्रीज होती है क्या, नहीं। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू प्लेस द इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी साइन देयर। डन। नाउ यही इक्वेशन को मैंने किया थे कंबाइन, और यहाँ पे कांस्टेंट लिया था, दैट इज कैपिटल जी, वेयर दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डन। देन मैंने आपको समझाया था कि एसआई यूनिट कैसा निकालना है, बाय नोइंग द फॉर्मूलाज ओनली। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग गुड। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। अगले कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पूरा समझाऊंगा। अब अगर आप बुक रीड करते हो, इफ़ यू रीड आउट द बुक, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ बॉडीज यूनिवर्स में परफेक्ट शेप में नहीं रहती। चलो मान लेते हैं आप बहुत सारे प्लैनेट्स, इफ़ यू टेक द मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, इफ यू टेक द प्लैनेट्स प्लस आप क्या देखोगे, स्टार्स देखोगे, वो उनका शेप आपने जनरली क्या लिखा है, स्पेरिकल। सो व्हाई दे आर द स्पेरिकल इन द शेप एंड साइज, कभी सोचा है, कभी सोचा है, नहीं सोचा है। अगर चलो मान लेते रेन होती है, तो रेन के जो ड्रॉपलेट्स है, चलो आप क्या करो, हाथ डुबा दो वाटर में और छोड़ दो, आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, वो स्पेरिकल शेप फॉर्म कर लेते हैं। भले आप कौन सा भी लिक्विड ले लो, फ्लूइड ले लो, इधर राइट, जनरली वो स्पेरिकल शेप में होता है। तो यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, पहले गैसी स्टेट में, बाद में लिक्विड स्टेट में। और लिक्विड आपको मालूम है कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल ठूसना चाहता है। जैसे हम शादी में जाते हैं, ठीक है, किसी की शादी में जाते हैं,
ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, पूरा बफे देखते हैं, सब ठूस लो, है इतनी जगह, इतनी सी जगह, सब ठूस लो, फुकट में मिलता है, सब ठूस लो। वैसा ही कुछ यूनिवर्स में हुआ। मैक्सिमम मटेरियल मिनिमम एरिया में, मिनिमम वॉल्यूम में समेटना चाहता है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट विल टेक द स्पेरिकल शेप। कौन सा शेप वो ले लेता है? स्पेरिकल शेप वो ले लेता है। डन। तो अगर आप देखते हो जो अर्ली स्टेजेस ऑफ द स्टार्स, अर्ली स्टेजेस ऑफ यू टेक द प्लैनेट्स, दे आर जनरली इन द स्पेरिकल शेप। 99.9 मतलब 100% बोलूँगा जनरली। ब्लैक होल भी तो स्पेरिकल शेप में हम दिखाते हैं। एक्चुअली देयर इज अ नो क्लियर इमेज। क्लियर? हमने 2 ही ब्लैक होल्स का आज तक इमेज कैप्चर किया है। एक है सैजिटेरियस ए स्टार और दूसरा है M87, जो कि बहुत हजारों गुना बड़ा है हमारे सैजिटेरियस ए स्टार। आप बोलोगे सैजिटेरियस ए स्टार क्या है? अपना मिल्की वे जो घूम रही है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, उसको घुमाने वाला एक जन है। कौन है? ब्लैक होल है, जो कि एग्जैक्ट मिल्की वे के कहाँ पे है? सेंटर पे। क्लियर? जो कि पूरे स्टार्स को होल्ड करके, तो वहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशन है कि नहीं है? है ना? डन। अब हो रहा क्या है कि अगर आप देखते हो प्लैनेट्स और स्टार जिनका शेप क्या होता है? स्पेरिकल होता है। क्यों स्पेरिकल होता है मैंने आपको समझा दिया। बट क्या होता है जब प्लैनेट्स का कुछ मलबा कोलिजन फॉर्म हो, कुछ मलबा उड़ गया स्पेस में, ठीक है, तो उनको मोमेंटम मिला, और मोमेंटम ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज क्या होता है? कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर? वो थोड़ा 12 का है, मैं इसलिए थोड़ा लोअर लेवल पे रह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब प्लैनेट्स के कुछ पार्ट्स बाहर निकलते हैं और एक दूसरे के टकराते उनका शेप कुछ इस तरीके से इरेगुलर बन जाता है। कोई ऐसा बन जाएगा तो कोई ऐसा रहेगा। इज दैट राइट? अब क्या होता है, इसको भी मास है, इसको भी मास है, ठीक है। अब मुझे बताएंगे इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे कैसे? अरे स्पेयर का तो आपने सेंटर से लिया था, अरे बाबा वो तो छोड़ दो, लेकिन आप इसका कैसे निकालोगे? हाँ, कैसे निकालोगे आप? तो बेस्ट वे, टोटल मास ऑफ द बॉडी साइंटिस्ट सोचते हैं कि कॉन्सेंट्रेट होता है इनसाइड द बॉडी। अब वो कॉन्सेंट्रेशन वाला पॉइंट एक तो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, ये बॉडी का यहाँ पे हो सकता है। क्लियर? सो यू हैव टू टेक द डिस्टेंस बिटवीन जिस पॉइंट पे इस बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो इस बॉडी का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट हुआ इस पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ मास। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? if you are calculating the gravitational force between the earth and the sun, so you can easily take the center of the earth, easily take the center of the sun, you know the exact radius of the sun. Clear? Are you understanding? Radius को add कर दो distance में, you will get the distances from the centers. Am I right? बट अगर दो बॉडीज कुछ इस तरीके से हो यूनिवर्स में, तो आप क्या करोगे? इसका सेंटर यहाँ से लोगे क्या? नहीं ना, जमता नहीं ना। सेंटर ऑफ मास किधर भी होता है, लेकिन इनसाइड ही होता है। जाके 12 का आर्टिकल है, जाके पढ़ लेना सही से, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो इस केस में डिस्टेंस आप कहाँ से लोगे? तो एक पॉइंट पे टोटल मास कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, तो वहाँ से आप कैलकुलेट करोगे डिस्टेंसेस को। डन। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या होगा? द टोटल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट हाउ मेनी पॉइंट्स? 1 point inside the body. That point is called as a what? Center of mass beta. Done? Clear? जाके पढ़ लेना बुक। कॉम्पिडेंट के साथ आप बोलोगे we are earning something. Okay? So that is called as a spirit. Okay? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ में जाता हूँ, अभी बहुत टाइम ले लिया। सो हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ डिजिटल पैनल का मेरा इंटेंशन यहाँ पे आपको हर चीज़ पीपीटी फॉर्मेट में दिखाना नहीं है। पुराने आइंस्टाइन क्या पूरा का डिजिटल पैनल में पढ़ा क्या? कि न्यूटन बाबा पढ़ा? नहीं पढ़े ना। तो याद रखिए, जो साइंटिस्ट सोचते हैं, साइंटिस्ट हम किसकी तरह सोचते हैं? एक्टर की तरह। कुछ स्टूडेंट को एक्टर पसंद है, एक्टर ने झंडू कट मारा, झंडू, तुम भी झंडू कट।
वो एक्टर ने कहा कपड़े उतार के घूमेगा रोड पे, आप भी कपड़े उतार के घूमो, भीख देगा आपको कोई, वो कपड़े घुमाएगा तो उसको पैसे मिलेगा, तुम भी मिलवाओगे तो तुम्हारा को पैसा मिलेगा, उसको करोड़ों मिलेंगे, तुम्हारे को क्या मिलेंगे, चिल्लर। वैसा करो ना एक्टिंग, चलता, कोई दिक्कत नहीं। चलो हाई टाइड्स और लो टाइड्स को डिस्कस करते हैं। जो साइंटिस्ट सोचते हैं उस तरीके का मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ, लेकिन उनके बराबर कैसे होगा, बहुत कम है मेरे लेवल, याद रखिए। मैं खुद को इतना कम मानता हूँ जनरली कि जिसके कारण मेरे को नॉलेज एक्वायर करने का और जिज्ञासा प्रोड्यूस होती है। जिस दिन मेरा इसमें ईगो आ जाएगा ना, ठीक है, तो मतलब नहीं ना, फिर क्या मतलब है। हमेशा ग्राउंड लेवल पे रहो। जितने भी साइंटिस्ट अगर आप देखते हो, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट कभी बिजनेसमैन नहीं रहे, ठीक है। दे आर जस्ट होल स्पेंड देयर लाइफ फॉर द इन्वेंशंस, ओके, दे आर जस्ट स्पेंड देयर लाइफ फॉर द क्रिएटिविटी, ठीक है। तो उनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ, शायद वो मेरी सोच हो सकती है अलग, ठीक है। अब यहाँ पे हो रहा क्या है कि हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय द हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स? क्वाइट वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। मैंने पहले बोला कि बाबा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने सीखा था, डन। तो वहाँ पे मैंने बोला था कि जिस ऑब्जेक्ट को क्या होता है मास, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी क्या होता है मास, और ये हमारा मास चलो मान लेते हैं दिस इज अर्थ है, और ये क्या है हमारा मून है। आता मला सांग, अब मेरे को बताओ बेटा, अब दोनों के बीच में मैंने डिस्टेंस को भी लिया, ठीक है। तो मुझे बताएंगे जैसा अर्थ मून को खींचती है वैसा मून अर्थ को भी खींचता होगा, बट वो सॉलिड सरफेस पे जो हम हैं, यहाँ पे हम सॉलिड सरफेस, am I right? वी हैव द सॉलिड, तो हमें अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा फील होता है। बट क्या करता है मून, अर्थ को अट्रैक्ट करता ही करता है। सो दैट्स वाई कभी कभी अर्थ नहीं क्या, उसके जो रोटेशनल एक्सिस है ना, वहाँ से तो हिलती हो जाती है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग हियर? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू बॉडी डायग्राम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कौन सी डायग्राम? टू बॉडी, एक एंड पे एक बॉडी अटैच करो, दूसरे एंड पे दो बॉडी अटैच करो, और क्या करो, स्ट्रिंग से आप अटैच कर दो और उसको घुमा दो। पहले बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, ओके, दूसरी बॉडी पहले वाले अट्रैक्ट करेगी, इज राइट। तो जो रोटेशनल एक्सिस है ना, वो शिफ्ट होते जाता है, ये सेंटर ऑफ मास उस लाइन पे चेंज होते जाता है। अंडरस्टँडिंग? असं समजणं झालं म्हणा मास्तर, कसं करावं, समजते कसं बे, समजते कसं? समझने के लिए क्या होना, अंडरस्टैंडिंग होना, है राइट? तो ही इंटरेस्ट डेवलप होगा ना। अब इंटरेस्ट डेवलप करो, इंटरेस्ट, ओके। तो हो रहा क्या है कि ये इसको मास है, अर्थ को भी मास है राइट, ये अर्थ को खींच रहा है, लेकिन अर्थ के सॉलिड सरफेस को नहीं खींच पाता, अर्थ के प्रेजेंट वाला फ्लूइड को खींचता है। क्लियर? और फ्लूइड कौन है मास्टर? मना फ्लूइड का है। फ्लूइड क्या होता है गधे? अब मैं क्या बोलूँ तेरे को, ठीक है। अब हो रहा क्या है कि वाटर खींचते हो जाता है, पर अगर आप देखते हो तो ये क्या हो रहा है, इधर तो सन है, तो सन इधर का वाटर खींचेगा। क्लियर? तो हो रहा क्या है, तो भी वाटर बल्ज फॉर्म हो गया। अब इधर का वाटर आया तो ये वाटर यहाँ से शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे लो टाइड्स फॉर्म होगी, और यहाँ पे कौन सी टाइड्स फॉर्म होगी, हाई टाइड्स। डन? कुछ हार्ड है? कुछ चीज हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। डन? चलो, नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन concept. Earth gravitational acceleration. What is the meaning of the acceleration? Can you tell me? Oh really? What do you understand? Nothing. So acceleration means what? What is mean by the acceleration? हाँ मास्टर मना हमें पता है मना मास्टर, हाँ डेफिनेशन तो हमने देखा था कहाँ पे, 8 स्टैंडर्ड में। डेफिनेशन हमने लिया 9 स्टैंडर्ड में, डेफिनेशन हमने लिया 10 स्टैंडर्ड में। बट केयरफुली अंडरस्टैंड करो एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन हमने डिटरमाइन किया था बाय यूजिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किससे अंडरस्टैंड किया था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप बोलोगे राहुल सर तो एक और में डेप्थ में जाएंगे ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे चलो मान लेते स्पीड 0 है, यहाँ पे 10 हो गई, यहाँ पे 20 हो गई, चेंज होने के लिए टाइम लगेगा डेफिनेटली। तो मुझे बताएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट यहाँ पे व्हाट हैपन, द वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, सो दैट्स वाई एक्सेलरेशन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर? तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है
तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। व्हाई द एक्सेलरेशन पॉजिटिव? बिकॉज इफ यू टेक द वेलोसिटी टाइम ग्राफ देयर, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हो तो जब टाइम 0 हुआ था तो वेलोसिटी 10-20 से कुछ इस तरीके से इंक्रीज हुआ था। इज दैट राइट? ओके, आर अंडरस्टैंडिंग? केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है कि जब वेलोसिटी कुछ इस तरीके से, सो दिस इज आई विल टेक द वेलोसिटी एंड आई विल टेक दिस इज द टाइम, ठीक है, डन। तो हो रहा क्या है, इफ यू टेक द स्लोप, यहां से यहां तक आप स्लोप ले लो, ठीक है, तो क्या आएगा? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स व्हाट? विल गेट द एक्सेलरेशन। तो इस लाइन का जो स्लोप है, जो कि हम जनरली एम से दिखाते हैं, तो क्या होता है? दैट इज वाई बाई एक्स कोऑर्डिनेट्स हियर। तो इट्स अ वेरी सिंपल, यू नो, बट केयरफुली ऑब्जर्व, मैंने आपको समझाया कि एक्सेलरेशन होता क्या है जनरली, कि वेलोसिटी में क्या हो रहा है? इंक्रीज, इट नॉट गेट डिक्रीज। ओके, डन। क्योंकि एक्सेलरेशन जब निगेटिव होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि स्लोप इस तरीके से होगा। आर अंडरस्टैंडिंग? तो ऊपर की वैल्यू इनिशियल, फाइनल, डिफरेंस निगेटिव, डन। शिकोलो हो तो बेटा सिखाया था। अब हो रहा क्या है कि एक्सेलरेशन जो अर्थ का है वो कहना क्या चाहता है हमें? व्हाट डज इट मीन? पूरा समझाऊंगा। इट्स वेरी सिंपल। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। चलो मान लेते हैं मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से स्टेयर्स पे पैरे बढ़ जाता हूँ, पैरे पे चढ़ जाता हूँ। शोले शोले बसंती कूद जाऊंगा। कूद जा, तेरे को कौन बोला रुकने को, ठीक है, बट कूदूंगा नहीं मैं क्या एड़ा हूँ क्या? केयरफुली ऑब्जर्व करो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं बॉल को लिया, इस बॉल को मास है, इज दैट राइट, और मैं इसको सीधा छोड़ दूंगा। सो व्हाट हैपन? इसकी वेलोसिटी जब वो नीचे आ रहा होगा, ग्रेविटी भी इस डायरेक्शन में, एम राइट, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। अब ये बॉडी का तो मैं तो फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं ना, बॉडी को मैं छोड़ दे रहा हूं, बॉडी को छोड़ देने के बाद वो ग्रेविटी काम कर रही है। अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? हो रहा क्या है कि मैंने आपको पहले ही समझाया, इफ यू टेक द व्हीकल और व्हीकल की अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो क्या फॉर्म होता है? एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो रिटार्डेशन, और यू कैन से डी एक्सेलरेशन। क्लियर? अब हो रहा क्या है कि यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ूंगा, यहाँ पे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या? उस गाड़ी पे तो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, इंजन का टॉर्क, पर यहाँ पे हो रहा क्या है? व्हाट हैपनिंग हियर? यहाँ पे तो अर्थ की ग्रेविटी ही उस ऑब्जेक्ट का चेंज इन वेलोसिटी यानी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक्सेलरेशन। सो दैट्स व्हाई अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और लंबी चौड़ी यहाँ पे थ्योरी दे दिया, पैराग्राफ, कुछ चीज नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, ठीक है। इफ यू रीड इट वेरी वेल, आप अगर रीडिंग अच्छी करते हो तो याद रखिए, अंडरस्टैंडिंग भी रख लो, खत्म बात ही खत्म। कुछ है क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में? कुछ नहीं है। अर्थ की ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन ही है, जो ऑब्जेक्ट अगर मैं छोड़ता हूँ तो उसका क्या फॉर्म कर देता है? एक्सेलरेशन फॉर्म कर देता है। डन। एक्सेलरेशन, डाउट क्लियर? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट एक्सेलरेशन कब बोलोगे? जब वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज। चेंज तो दोनों केस में होगा, एक तो डिक्रीज होगी तो भी चेंज होगा, इंक्रीज होगी तो भी चेंज होगा। बट इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन, डिक्रीज होगी तो रिटार्डेशन। डन। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, डीएक्सेलरेशन में वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, रिटार्डेशन में डिक्रीजिंग। डन। एनी डाउट? नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। जाके केयरफुली रीड आउट करो। चला बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट कर दो अपन। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो what is a value of the g there? It's quite very simple, very simple. चलो मैं इसका डेरिवेशन आपको पूरा निकाल के देता हूँ, को बहुत सिंपल है। अब मेरे को बोलो ग्रेविटी क्या है? हाँ, ग्रेविटी बोलो वास्तव मेरे को पता है ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच में होता है, बट जनरली इफ यू टेक द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या होती है? It is a tendency of the planet, or you can say the any star, to attract towards the center. Done. यूनिवर्स में ब्लैक होल है, हर कोई कोने के सेंटर की तरफ लेके जाना चाहता है।
याद रखिए सेंटर की तरफ सिंगुलरिटी है उसके पास। वाई? आपको आइंस्टाइन की रिलेटिविटी सीखना पड़ेगा, ठीक है। और रिलेटिविटी की इक्वेशन को समझना नॉट अ जोक, ठीक है। मैं क्यों बोलता हूँ मालूम है? क्योंकि वो इक्वेशन ना मैं आपको इतने जल्दी समझा सकता हूँ बिकॉज ये 10th के लिए वीडियो है, इंस्टेड वो हायर लेवल के लिए नहीं है, ठीक है। अब चलो जान लेते हैं इसको जी क्या है। मैं पहले बोला ग्रेविटेशनल अलग होता है, ग्रेविटेशन अलग होता है, ठीक है। दो बॉडीज लिया, दो बॉडीज के बीच में का ग्रेविटेशन एंड अट्रैक्शन, बीच में का वन फिजिकल क्वांटिटी दैट इज अ फोर्स। लेकिन ग्रेविटी क्या है? व्हाट इज मीन बाय द ग्रेविटी? समझाता हूं, ध्यान दो यहाँ पे। चलो मान लेते हैं ये पूरा अर्थ है और अर्थ नहीं क्या पूरा फ्लूइड है और यहाँ पे अर्थ का क्या है? सेंटर है, ओके। और एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, एक ऑब्जेक्ट में लिया, चलो कहाँ पे लो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट को अगर मैंने छोड़ दिया तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाके रुकेगा? सेंटर पे, क्लियर? यानी अर्थ अगर वहाँ पे सॉलिड सरफेस का इंटरेक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता था तो ये ऑब्जेक्ट नहीं का सीधा सेंटर के पास ही जाके रुकता था, बट इसका मोमेंटम कंजर्व रहता था। यानी ये इधर जाता था, इधर इस तरीके से टू एंड फ्रो अबाउट द सेंटर ही करता था। आपको पता है अभी जो पेपर जो पब्लिश हुआ रिसर्च पेपर, तो कुछ इस तरीके से आपको डोनेट टाइप वहाँ पे स्ट्रक्चर दिखेंगे जो कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है, मे बी। क्योंकि वहाँ पे जो लाइट है, लाइट कभी बाहर जाती ही नहीं यूनिवर्स के। यू नो देयर इज एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स इज सिमिलर टू द एक्सपांशन और सॉरी सिमिलर टू द स्पीड ऑफ द लाइट देयर, राइट। तो होता क्या है, कुछ इस तरीके से अगर डोनेट स्ट्रक्चर की हमारी अर्थ रहती थी तो एक पर्सन सेंटर की तरफ ऐसा जाता था क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहता था और ये यहाँ पे जाके फिर से इधर जाता था, फिर से रिटर्न यहाँ पे आता था और फिर से एक पोजीशन, यानी सेंटर की तरफ ऐसा कुछ टू एंड फ्रो मोशन फॉर्म करता था। इज दैट राइट? तो ग्रेविटी क्या है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द स्टार और द प्लैनेट टू अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटी। उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, टेंडेंसी, ओके। जिनको पता नहीं इसको रिवाइज करके बराबर लिख लेना। नाउ वी हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हियर। सो क्वाइट वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, ध्यान दो। सो आई विल टेक द अर्थ, मैं अर्थ लेता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज अर्थ, अर्थ हैज अ मास कैपिटल एम, क्लियर? Earth has a radius, okay. Oh, wait, I will erase it, okay. Earth has a radius कशाने घेऊ बे? यानं दाखवतो ते. इथं कुठेतरी सेंटर आहे आणि याला स्वतःची काय बेटा रेडियस आहे. मी काय करतो, एक ऑब्जेक्ट घेतो. आई विल टेक द वन ऑब्जेक्ट हियर. एक ऑब्जेक्ट मैंने अर्थ के ऑन द सरफेस पे रखा. दिस ऑब्जेक्ट का मास, आप खुद ही स्टेटमेंट बनाओगे. दिस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? स्मॉल एम है. क्लियर? तो क्या लिया मैंने? एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास कितना है? स्मॉल एम है, विच इज आई हैव जस्ट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देयर. सो व्हाट हैपनिंग हियर? यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपनिंग? कि बाबा ये ऑब्जेक्ट जो कि नीचे जाना चाहता है टुवर्ड्स द सेंटर, और मैंने पहले बोला सेंटर की तरफ लेके जाने वाली टेंडेंसी यानी अर्थ की क्या होती है? ग्रेविटी. क्लियर? यानी इस मास को इस ग्रेविटी ने क्या कर लिया? अटैच कर लिया. तो क्या फॉर्म हो गया? वेट. क्या फॉर्म हो गया? वेट. किती सिंपल आहे बघ बरं आर्टिकल. या ऑब्जेक्टचं मास किती आहे बेटा? हाँ, कितना है? स्मॉल एम. कहाँ पे रख दिया? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ का मास कितना है? कैपिटल एम. अर्थ का रेडियस कितना है? कैपिटल आर. आप बोलोगे राहुल सर तो हमको भी हमारे बॉडी को भी मास है, हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करते होंगे. बिल्कुल करते होंगे, लेकिन अर्थ की उतना मास हमारा है क्या हमें फील करो अर्थ हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए? नहीं होता है. ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है. क्या वी हैव टू डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन ऑफ द acceleration due to gravity on the earth's surface. So what I have taken? We have taken the object which is on the surface of the earth there. Surface of the earth पे अभी है object, ठीक है. Now अब मैं क्या करता हूँ? लक्ष्य दे बेटा, लक्ष्य दे.
क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट को मैं ऑन द सरफेस पर रखता हूं तो उसका जनरली क्या फॉर्म हो जाता है, वेट। क्या फॉर्म होता है, वेट। और वेट वेट किससे दिखाते हैं हम, mg। कैसे अंदाज होता अपन, mg। क्लियर। तो ये क्या है, एक फोर्स ही तो है जो कि ऑब्जेक्ट को किधर लेके जाना चाहता है, टुवर्ड्स द सेंटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट्स व्हाई वी कैन से द वेट फोर्स। कोणता फोर्स बोलतो आपण बेटा, वेट फोर्स बोलतो, कारण की ते ऑब्जेक्टला कुठं घेऊन जायला पाहिजे, सेंटरकडे। क्लियर। अब क्या होता है, जो फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लेके जाना चाहता है वही आपको मालूम है ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्म कराता है, वेट। सो आई विल टेक दिस इक्वेशन नंबर 1 फॉर मी। डन। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। आपको पता है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जिसका मास कितना है, स्मॉल m है, और दूसरे एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, am I right? और दोनों के बीच में आपको मालूम है कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका मास कितना है, कैपिटल M है। क्लियर। डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है। अब मुझे बताएंगे दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, gravitational force. Am I right? So what is the formula for the gravitational force? It is a G m1 into m2 by what, r square. अब मुझे बताएंगे m1 को रिप्लेस कौन करेगा, मास ऑफ द अर्थ, और m2 को रिप्लेस कौन करेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एम आई राइट? और डिस्टेंस जो कि नथिंग बट क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ ही है। अब मुझे बताएंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला, दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डन। जब आप रीड करोगे 10th में ये पूरा आर्टिकल तो आपको पूरा समझ में आएगा। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम इज प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपको मालूम है क्या होता है, वेट एक्ट होता है। वेट यानी क्या होता है, ग्रेविटी अटैच होती है और किधर खींचती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचती है। अब यही डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने वाली वेट फॉर्म कराती है। अब यही वेट का फोर्स नथिंग बट हमारे लिए कौन सा फोर्स बन जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं रहता था तो वेट रहता था क्या, नहीं रहता था ना। आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, आई विल टेक दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 हियर। आप देखोगे तो यही वेट इनडायरेक्टली हमारे लिए कौन सा फोर्स बन जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों साइड की एलएचएस क्या होगी बेटा, सेम। तो क्या सेम होनी चाहिए, आरएचएस सेम होनी चाहिए। am I right? चलो फिर जान लेते हैं जो फोर्स जो हमने वेट के बराबर दिखाया था और ये ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों तो इक्वल ही है, सेम ही तो है। इसकी वजह से तो वेट है और इसकी वजह से तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे दिख रहा है। आर अंडरस्टैंडिंग? चलो फिर निकाल देते हैं। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे mg लेता हूँ और यहाँ पे g कैपिटल M स्मॉल m बाय व्हाट, r स्क्वायर। तो m गेट कैंसर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस बराबर फॉर्मूला क्या मिल जाता है हमारे को, इट इज gm बाय r स्क्वायर। क्लियर? कितना सिंपल है बेटा, कुछ हार्ड है क्या मेरे को बोला? कुछ नहीं हार्ड, हर चीज सिंपल है बेटा। Done. So that is the required expression of what? Acceleration due to gravity on the surface of the earth. यानी मैं on the surface of the earth पे हूँ तो इतना amount of gravity। आप इसको वैल्यू पुटअप करो ना भाई, आपको इजीली आपको मिल जाएगा 9.7। मैंने टास्क भी दिया था ऑफलाइन क्लास में होकर कि भैया बच्चे इतना सिंपल हो जाता है। देखो कितना हर चीज सिंपल है, देखने का नजरिया हमारा कुछ अलग होना चाहिए। एनी डाउट? नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट देयर। तो वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द जी। अब वेरिएशन 3 तरीके के हैं, स्टेट बोर्ड में ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट अगर आपको हायर लेवल पे कुछ स्टडी करना है तो आपको पता है कि 11 का हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये सही है। वेरिएशन यानी जी के वैल्यू में चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू द 3 टर्म्स। एक तो आप बोलोगे विद द हाइट, with respect to the depth, okay, and third thing on the different places due to the shape of the earth. So what is the variation with respect to the height? Are you understanding? मैंने बोला था ना, what is the formula for the gravitational force? Can you tell me? As the value of the distance increases, the gravitational force is get decreases. कौन सा प्रोपोर्शनल बोला था मैंने?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन सा प्रोपोर्शनल बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैंने बोला ना, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ जी, कैन यू टेल मी? दैट इज जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम बाय व्हाट? आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर क्या था भाई? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया था जिसका मास स्मॉल एम था, और आपको मालूम है यहाँ पे क्या था? एक प्लैनेट था कुछ इस तरीके से, तो वहाँ पे इसका मास कैपिटल एम था। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देखोगे तो एम का कोई रोल नहीं बनता। आप 10 kg मास वाला ऑब्जेक्ट ले लो या फिर 100 kg वाला ले लो, ग्रेविटी की वैल्यू तो उतनी रहती है। तो ये यम क्या दिखाता है? इट इज नथिंग बट द मास ऑफ प्लैनेट, और यू कैन से द स्टार। और आर क्या है? जो ऑब्जेक्ट है और जो सेंटर है, दोनों के बीच में का आर क्या है? उस प्लैनेट का डिस्टेंस है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर इज नथिंग बट व्हाट? डिस्टेंस, और उसका क्या है यहाँ पे? स्क्वायर है। डन डन डन। ग्रेविटी को क्या बोलना है फिर? इट इज नथिंग बट द जी यानी ग्रेविटेशनल कॉस्ट, और कैपिटल एम क्या होता है? मास ऑफ द प्लैनेट, और यू कैन से द स्टार। और आर यानी क्या होता है? जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो प्लैनेट पे होगा, स्टार पे होगा, जिधर भी होगा, स्टार पे तो नहीं होगा। तो केयरफुली ऑब्जर्व, तो वहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस होगा। एम आई राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? डन। ओके, यानी किस पे डिपेंड होता है? डिस्टेंस पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब होता क्या है? वेरिएशन को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है ना। इतने लंबे चौड़े पैराग्राफ को परमानेंटली याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं, रट्टा मारने का। अंडरस्टैंड कर लो। ओके, अब वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट वील डिस्कस विथ रिस्पेक्ट टू, थोड़ा इसको ये चेंज कर देंगे कलर, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। आप खुद ही बोलोगे हाइट को, अगर आप हायर लेवल पे स्टडी करते हो, दैट कॉल्ड एज अल्टीट्यूड। कौन सा वर्ड यूज किया बेटा? अल्टीट्यूड के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, अब अगर देखते हो, चलो मान लेते एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑन द सरफेस पे, ग्रेविटी क्या होता है मेरे को बताएंगे? फॉर्मूला जी, मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट है, और उस सेंटर में का आर क्या है था हमारे लिए? डिस्टेंस, उसका क्या था? स्क्वायर। आप मेरे को बोलो, जब ऑब्जेक्ट ने का हाइट ऊपर ऊपर चलते जाएगा कुछ इस तरीके से, अब मेरे को बोलो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। ग्रेविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डन। केयरफुली अंडरस्टैंड करो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द अर्थ, द हाइट, यू कैन से द सैटेलाइट, यू नो, सैटेलाइट लॉन्चिंग में क्या करते हैं? रॉकेट लॉन्चिंग में वही तो होता है। क्या हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट हाइट पे जा रहा है ऐसा, तो वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस इज गेट इंक्रीजिंग, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गेट डिक्रीजिंग। Understanding? So when the height from the surface of the earth is get increases, the value of the distance between the object and the center of that planet, or you can say the star, is get decreases. So that's why the acceleration due to gravity is get decreases at infinity. Infinity पे जब जाओगे तो ग्रेविटी की वैल्यू कितना हो जाती है? 0, बिकॉज किसी भी अगर आप देखते हो मैथमेटिकल टर्म को, इन्फिनिटी स्क्वायर लोगे तो उसकी वैल्यू आप क्या लोगे? 0 ही लोगे। क्लियर? डन। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? डेप्थ। नाउ विल सी द वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द डेप्थ। पूरा इक्वेशन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था ऑफलाइन क्लास में। सो नेक्स्ट वेरिएशन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू डिस्कस द वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द डेप्थ। ठीक है, तो डेप्थ में क्या होता है? कहीं ना खड्डे खंदेज। ओके, मनरेगा कांग्रेस की एक योजना थी, बहुत अच्छी योजना थी मनरेगा, खड्डे खंदा, खड्डे खंदत लाइफ जगह। तो एक पर्सन है, क्या होता है कि जब ये नीचे नीचे जाता है, नीचे 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 और नीचे नीचे जाएगा, नीचे नीचे जाएगा, तो ये डेप्थ में गहराई में जा रहा है। तो एज अगर आप देखते हो, तब ये पर्सन जब इस पॉइंट पे जाएगा तो ये ऊपर वाला मास कोई इफेक्टिव नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अर्थ के यहाँ पे डिफरेंट लेयर फॉर्म कर देता हूँ, आपको पूरा यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा व्हाट हैपनिंग हियर। ठीक है, ये बड़ी अर्थ है,
इज दैट राइट? और अर्थ के मैंने क्या किए, बहुत सारे यहाँ पे, चलो मान लेते 2-3 लेयर ही मैं फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये पर्सन जब यहाँ पे है, ठीक है, तो अर्थ का सब मास ग्रेविटी प्रोड्यूस करने में काम आ रहा है। डन, ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे। बट जैसे ही ये पर्सन खड्डा खनते हुए यहाँ पे जाएगा, मुझे बताएंगे ऊपर वाला मास क्या उसको क्या अट्रैक्ट करेगा? क्या ऊपर वाला मास ऊपर खींचेगा? नहीं ना, ऊपर वाला मास इसके सर के ऊपर का वो कोई ग्रेविटी अप्लाई नहीं करता, ठीक है। अगर आप देखते हो और नीचे गया तो इतना सारा मास जो उसके ऊपर बना वो अनइफेक्टिव। जब आप कुएं में कूदते हो, आप डेप्थ में जाते हो, क्या बाजू का मास आपको क्या अट्रैक्ट करता है क्या? नहीं, इधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है, ऐसा होता है क्या? होता है क्या? होता ही नहीं है ना भाई। आपको मालूम है ग्रेविटी कब यानी डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जानी चाहिए, है राइट? नहीं, कुएं में कूदा, मेरे को इधर खींचा, मेरे को उधर खींचा, ऐसा होता है क्या? कहीं। अब जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला मास इफेक्टिव ही नहीं, नीचे जाओगे तो आप बापू मालूम है सेंटर जाते हो मास ही नहीं रहेगा। मास की वैल्यू कितना बनेगी? 0। तो ग्रेविटी कितना होगी? 0। यानी मैंने बोला था, इसलिए इससे पहले मैंने आपको डोनेट स्ट्रक्चर दिखाया था, है राइट? सेंटर की तरफ जाओगे तो कोई मास नहीं है, वहाँ पे जाके डूलते रहोगे मोमेंटम की वजह से, यार राइट? टू एंड फ्रो मोशन करते रहोगे। क्लियर? आर अंडरस्टैंडिंग? तो डेप्थ के हिसाब से भी ग्रेविटी स्लोली क्या होनी चाहिए? डिक्रीज, क्योंकि मास की वैल्यू जो कि इफेक्टिव ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर रहा था वो भी वैल्यू क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द डिफरेंट प्लेसेस। अगर आप देखते हो तो अर्थ का शेप परफेक्ट स्पेरिकल है ही नहीं। अगर आप देखते हो, ओके, ड्यू टू द रोटेशनल मोशन, जैसे आप क्या करो, एक बलून ले लो, प्योर स्पेरिकल फॉर्म, है राइट? या फिर वो पहले आता था, देखो बॉल आता था, देखो हवा भरने का बॉल रहता था, वो शायद वो आपको नहीं देखा होगा, तो उसमें वाटर डाल दो, उसको घुमाओ, वाटर जो है ना उसके अंदर का इधर ट्रैवल करना चाहता है। तो वैसा ही कुछ अर्ली स्टेजेस ऑफ द अर्थ भी था। और जब फ्लूइड में थी, पूरा यहाँ पे अर्थ का शेप सॉलिड नहीं था, इधर राइट? गैसेस टू लिक्विड, बाद में फ्लूइड। क्लियर? तो क्या हो रहा होगा? रोटेशन की वजह से मास ऐसा सेंट्रीफ्यूज हो रहा होगा, सेंट्रीफ्यूज, ठीक है? आर अंडरस्टैंडिंग? सेंट्रीफ्यूज मीन्स सेंट्रीफ्यूगल। ओके, अब क्या होगा? ये शेप ऐसा हो गया, तो ये जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन वो थोड़े दब गए, और जो इक्वेटर पे थोड़ा बढ़ गया। आप मुझे बताएंगे अब क्या होगा? इक्वेटर का डिस्टेंस मैक्सिमम है और पोल्स का डिस्टेंस क्या है? मिनिमम है। तो पोल्स पे डेफिनेटली ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम, और इक्वेटर पे क्या होगी? मिनिमम होगी। दैट्स इट। और कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं है। क्या है? कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है? आर अंडरस्टैंडिंग? एनी डाउट? तो वेरिएशन 3 तरीके से एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया। पैराग्राफ वो कचरा फॉर्मेट में नहीं पढ़े हमने, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में आपको सिखाया। एनी डाउट? एनी डाउट? आई होप आपके कवर हो चुका है। डन। नाउ यू हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। अगले कंसेप्ट की तरफ जाता हूँ। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बहुत देर से चल रहा है। थोड़ा चार्जिंग का इशू था मोबाइल का, तो उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है? चलो कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाते हैं। वी हैव टू स्टडी अबाउट द मास एंड वेट। सो व्हाट डू यू मीन बाय द मास? डू यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय द मास? ओके, चलो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, थोड़ा मास के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ओके ओके, राइट। सो मास क्या है? ओके, चलो मैं क्या करता हूँ, सेम वॉल्यूम वाला, ठीक है, सेम वॉल्यूम वाला, चलो एक आयन का पीस ले लेता हूँ। इफ़ आई एम टेक द आयन पीस जिसका वॉल्यूम आई विल टेक द, क्या ले लूँ, ठीक है, 125 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है। चलो ये आयन है, और उतना ही वॉल्यूम वाला मैं यहाँ पे वुड ले लेता हूँ, राइट? मास का कंसेप्ट डेप्थ में सीखना है कि ऊपर ऊपर ही? डेफिनेशन, इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, मैटर, कंपोजिशन, मास,
वही रटा रटा है डेफिनेशन। मास क्या होता है कि आयन का अगर मैं 125 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम में अगर मैं इसको लेता हूँ तो इसका मास डिफरेंट है और इसका मास डिफरेंट है, वॉल्यूम तो दोनों का सेम है तो डेंसिटी डिफरेंट है, मास बाय वॉल्यूम, एम आई राइट। तो होता क्या है कि जितना हर एक सब्सटेंस का एक डिफरेंट कंपोजिशन है, ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द मैटर और द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सब्सटेंस, एम आई राइट, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास। अब जब इसको ग्रेविटी अटैच हो जाती है, क्या अटैच हो जाती है, ग्रेविटी, यानी मास को क्या अटैच हो जाती है, ग्रेविटी, तो क्या फॉर्म हो जाता है, वेट। इज दैट राइट, क्या फॉर्म होता है, वेट। डन। तो वेट क्या है, एक डाउनवर्ड फोर्स है। तो वेट क्या है, डाउनवर्ड फोर्स। तो हम वेट फोर्स बोलते हैं, जो कि जनरली किस में कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन। किस में कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन। डन। ये SI यूनिट सीजीएस डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, 10 to the power 5 डाइन। डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट की तरफ। अब ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, अगर आप देखते हो तो नीचे एक ब्रैकेट है और वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन करके दिया, और यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो ये 2 न्यूट्रॉन स्टार आई हैव जस्ट टेकन। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, तो आपको समझाता हूँ पूरा न्यूट्रॉन स्टार क्या है, पूरा डेप्थ में सिखाऊंगा, ठीक है। किसी भी स्टार जब कोलैप्स हो जाता है, क्या हो जाता है, कोलैप्स। अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जनरली स्टार में क्या होता है, नाउ दिस इज अ स्टार, ओके, एक स्टार है और यहाँ पे उसका कोर प्रेजेंट है और कोर पे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है। न्यूट्रॉन स्टार मैंने लिया ना तो पूरा समझाता हूँ पूरा। हाँ, अब होता क्या है, यहाँ पे जनरली हीट है और हीट में मॉलिक्यूल्स एक्सपांड होना चाहते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑल डायरेक्शन में क्या होना चाहते हैं, एक्सपांड 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 एक्सपांड, एम आई राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट एक फोर्स जो कि कंटिन्यूसली पूरे मॉलिक्यूल को किधर लेके जाना चाहता है, सेंटर, सो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इफ यू टेक द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार, इंटरनल स्ट्रक्चर में होता क्या है कि कोर प्रेजेंट होता है जिसका टेम्परेचर ट्रिमेंडस ज़्यादा होता है, जिसके कारण प्लाज्मा 4 स्टेज बन जाता है, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर वहाँ पे मेंटेन ही नहीं रहता, पॉजिटिव निगेटिव सब, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक इसमें, जैसा खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी में ऑल मटेरियल आर मिक्स्ड, नॉट अ पर्टिकुलर मैनर से उसको अरेंजमेंट नहीं, ठीक है। तो हो रहा क्या है कि स्टार के सेंटर पे पूरा आपको दिख रहा है कि टोटल हीट है और हीट की वजह से टोटल एक्सपांसन हो रहा है। दैट्स वाई द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार मेंटेन, क्लियर। पर जितना भी हाइड्रोजन सरफेस का है वो कन्वर्ट होते जाता है हीलियम में, क्लियर, और हेवियर एलिमेंट्स में वो बनते जाते हैं नीचे, ट्रेमेंडस प्रेशर, क्लियर, फ्यूजन, हेवियर एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग। एक दिन ऐसा आता है कि पूरा हाइड्रोजन इस स्टार का खत्म हो जाता है, फ्यूल खत्म हो जाता है। अब फ्यूल खत्म होने के कारण क्या रहता है पता है, ये एक्सपांशन होता नहीं, कोर ठंडा गिरते जाता है, ठंडा, कोल्ड डाउन कोल्ड डाउन कोल्ड डाउन, तो एक्सपांशन कहाँ से होगा, यानी स्टार का जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अब स्टार का स्ट्रक्चर जब अनस्टेबल होता है तो क्या होता है, ओनली वन विन, दैट इज अ ग्रेविटी। 2 फोर्सेस के बीच में फाइट चल रहा था वहां पे, एक तो हीट की वजह से एक्सपांशन और ग्रेविटी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट, कैंसल आउट करते थे और स्ट्रक्चर मेंटेन था स्टार का। बट क्या होता है, एट द एंड हाइड्रोजन खत्म होना ही होना है, एम आई राइट। टोटल मास आपको मालूम है, एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं तो मास तो खत्म होगा ही, इज दैट राइट। अब हो रहा क्या है, यहाँ पे खाली ग्रेविटी जीतती है, तो पूरे यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, सुपरनोवा फॉर्म हो जाता है। सुपरनोवा होके क्या बच जाते हैं, पूरे पार्टिकल्स निकल जाते हैं, खाली एक ही पार्टिकल बच जाता है, सबअटॉमिक पार्टिकल, दैट इज अ न्यूट्रॉन, और उससे बनता है न्यूट्रॉन स्टार। चलो मान लेते हैं न्यूट्रॉन स्टार का अगर एक इतना स्टाइलिश पेन इतना, अगर मैं वहाँ से चलो मान लेते इतना पोर्शन वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, तो इसका जो मास बनेगा ना आधे अर्थ के बराबर होगा। याद रखिए, केमिस्ट्री स्ट्रांग चाहिए।
किसी भी ऑब्जेक्ट का मास डेवलपमेंट के लिए एक सब एटॉमिक पार्टिकल बहुत बड़ा रोल अदा करता है, याद रखिए, न्यूट्रॉन। कोणता रोल? मासचा रोल कौन प्ले करते? न्यूट्रॉन प्ले करते हैं। डन। तो बचता क्या है? खाली एक चार्ज जो कि जिस पे कोई चार्ज नहीं है, राइट, न्यूट्रॉन ही बच जाता है। तो दो न्यूट्रॉन स्टार है जो कि एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि इनमें तो मास है ना, इस पे भी मास है, इस पे भी मास है, तो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इज दैट राइट? तो स्लोली दे आर अफेक्टिंग ऑन द स्पेस टाइम फैब्रिक। ओके, अब क्या होता है जनरली, लक्ष्य दें, देखो कितना सिंपल है, देखो फिजिक्स कितना सिंपल है, सिंप्लिफिकेशन से इसको सीखो। चलो मान लेते मैं किसी डबक्यावर गेलो, आपले डबके खूप आहेत किनवटमध्ये, खूप डबके आहे की नाही, या डबक्यामध्ये गेलो, हे पाणी आहे याच्यावर, ठीक आहे, आणि मी काय केलं, या डबक्यामध्ये नाही का असं इथे एक दगड टाकला, दगड टाकल्यानंतर वेव्स, इथे एक दगड टाकला, इथे टाकल्यानंतर वेव्स, समझते हैं? यानी वाटर के ऊपर क्या फॉर्म होते हैं? रिपल्स फॉर्म होते हैं। वैसा ही अगर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी देखते हो तो क्या है यूनिवर्स में? आपको हर जगह पे स्पेस दिखेगा जो कि 3 डायमेंशन में है, उसके साथ क्या है? टाइम है, दैट इज अ फैब्रिक इज फॉर्म। और ये जो मास है ना, इस स्पेस टाइम फैब्रिक में आपको मालूम है कुछ तरीके से बेंड ला लेता है, तो हर एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से रोटेट करने लगता है। क्लियर? तो ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी है। तो जो कि मैंने 8वीं में पढ़ा है, 7th फाउंडेशन को थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन बहुत छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अब हो रहा क्या है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे मास है उस स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करा रहा है। तो यहाँ पे देखो ना, न्यूट्रॉन स्टार जिसका मास ट्रिमेंडस है, स्पेस टाइम फैब्रिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इसकी वजह से पूरा यूनिवर्स में स्पेस टाइम में क्या फॉर्म हो रहे हैं? रिपल्स। और रिपल्स जहाँ होते हैं वहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं? वेव्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं बेटा? वेव्स फॉर्मेशन हो जाता है। डन। तो LIGO दैट इज़ नथिंग बट अ लेज़र इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है। ग्रेविटेशनल वेव्स यानी क्या? जब दो ब्लैक होल एक दूसरे का चक्कर काटते काटते एक दूसरे में मिल जाते हैं तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर्म होता है। जैसे वाटर में डिस्टर्बेंस फॉर्म हुआ, क्या जनरेट हुआ? वेव्स। जैसा ही अगर आप यूनिवर्स लेते हो, चलो मान लेते हैं एक वाटर है, दिख रहा नहीं है, और बहुत कुछ यहाँ पे इन्वेंशन हुए थे। आई थिंक ईथर फॉर्मेशन, लाइट ट्रैवलिंग इन द मीडियम दैट इज कॉल्ड एज ईथर, वो भी रॉन्ग फॉर्म हुआ, ठीक है। अगर ईथर रहता तो डेफिनेटली अफेक्ट्स होना चाहिए था लाइट कुछ ना कुछ तो भी मीडियम पे। तो बहुत सारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स थे साइंटिस्ट के बीच में। चलो जान दो, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया, आइंस्टाइन रिलेटिविटी क्या बोलती है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो स्पेस टाइम फैब्रिक है ना। अब यहाँ पे मास है ना, उस स्पेस टाइम फैब्रिक को डिस्टर्ब करते हैं तो क्या जनरेट होते हैं? स्पेस टाइम फैब्रिक पे वेव्स, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल वेव्स। क्लियर? लेकिन वो बहुत दूर से ट्रैवल करते हुए आते हैं तो इतना कुछ फील नहीं होता, लेकिन टाइम में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा स्पेस वो थोड़ा फैल जाता है। अब कैसे मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये सीरीज़ पूरा एजुकेशनल यानी 6 महीने तक पूरा मैं इसकी प्लानिंग है कि पूरा एजुकेशनल में यहाँ पे दे दूँ प्लेटफॉर्म। इतने दिन में नहीं डाल सका वीडियोज़ ड्यू टू द सम वर्क, बट आगे चल के पूरे वीडियोज़ में डालते जाऊँगा, ठीक है। अब बाद में नहीं, क्या इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आई विल अपलोड इट, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सिलेबस से रिलेटेड अपलोड कर रहा हूँ, बट अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बाद में मैं डालते जाऊँगा। डन। चलो ये हो गया, ग्रेविटेशनल वेव्स सभी को समझ में आ गया। स्पेस टाइम फैब्रिक में डिस्टर्बेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री फॉल हियर? फ्री फॉल है क्या, इसको पूरा समझाता हूँ, पूरा डेप्थ में इक्वेशन के साथ समझाता हूँ, कुछ हार्ड नहीं है। फ्री फॉल को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं क्या करता हूँ, चलो मान लेते हैं मैं बिल्डिंग पे चढ़ता हूँ, आई विल ओके, मैं एक बिल्डिंग पे चले गया, थोडं क्लीन करतो रे, बरोबर नाही दिसायला, ओके चांगलं दिसलं पाहिजे रे। चलो एक बिल्डिंग है कुछ इस तरीके से, और बिल्डिंग में मैं चढ़ गया। चढ़ जाने के बाद मैं कूदूंगा नहीं, मैं इतना एड़ा हूँ क्या कूदने को? क्या ज़िंदगी में परेशान थोड़ी हूँ, मैं मस्त ज़िंदगी जीता हूँ, मस्त ज़िंदगी जीता हूँ, याद रखिए। बिल्कुल जो मेरे को पसंद है बिल्कुल वैसा बिहेव करता हूँ, कोई किसी का बर्डन नहीं, कोई किसी का टेंशन नहीं, याद रखिए, बिंदास जीता हूँ, ठीक है। समझो कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को रिलीज करूँगा, इससे पहले भी मैंने कुछ किधर तो भी समझाया, आई थिंक ग्रेविटी को समझाया, एक्सेलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट जब मैं हाथ में रहूँगा तो इसकी स्टार्टिंग की स्पीड यानी इनिशियल वेलोसिटी जब वो हाथ में है, इनिशियल वेलोसिटी काइनेमेटिकल इक्वेशन से हम यू से दिखाते हैं। अब हाथ में है तो एक ही जगह पे खड़ा है, तो मुझे बताएंगे इनिशियल वेलोसिटी कितना होगी,
कितना हो गया बेटा 0। डन, आर अंडरस्टैंड। जैसे ही रिलीज करूंगा मेरे को बताएंगे इसकी जो वेलोसिटी है स्टेप वाइज, ठीक है, पोजीशन के हिसाब से बढ़ेगी या डिक्रीज होगी या रिमेन सेम रहेगी। कैन यू टेल मी? रिमेन सेम नहीं रहेंगी, चेंज होते रहेगा। तो वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू दैट वी हैव टू टेक द पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन जो फॉर्म हो रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अर्थ की ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वैल्यू दैट वी हैव टू टेक द पॉजिटिव। तो क्या होता है फ्री फॉल में? व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द हाइट, इट्स वेलोसिटी इज नाउ गोज ऑन इंक्रीजिंग। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या होती जाती है? इंक्रीज। बट किसके वजह से इंक्रीज हो रही है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटी है। Am I right? अब ग्रेविटी अगर उसकी वेलोसिटी चेंज करे तो एक्सेलरेशन उतना ही तो है। Am I right? वही तो है, यही तो ग्रेविटी है जो कि क्या फॉर्म कर रही है? एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी का मीनिंग क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से इंक्रीज होगी? 9.8 के रेशियो से। अंडरस्टैंडिंग? पहले सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड, दूसरे इसमें 19.6 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा ऐसा आपको 9.8 से ऐड करते जाओ, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। व्हाट हैपनिंग हियर? अब यहाँ पे हो रहा क्या है? जब आप फ्री फॉल को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो बहुत सारी थ्योरी वहाँ पे उन्होंने दिया, रीड आउट कर लो, बहुत सिंपल केस है। When an object is released from the certain height, so definitely its velocity goes on increasing. इसकी velocity क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन जो फॉर्म होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, डेफिनेटली उसका स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ गया, ओके। बट यही एक्सेलरेशन कौन करा रहा है? ग्रेविटी तो करा रही है ना, इज दैट राइट? तो यही ग्रेविटी किसके बराबर हम दिखा देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो, आई होप ये तो आपको पूरा यहाँ पे सिनेरियो समझ में आ चुका है। बट उन्होंने इक्वेशन क्या दिया? इक्वेशन कौन से दी है उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये इसको कंफर्म नहीं, ओके, राइट। नाउ वी हैव टू टेक द डेरिवेशन। अब उन्होंने क्या क्या किया फ्री फॉल में? अगर आप ब्रैकेट देखते हो तो वहाँ पे 3 काइनेमेटिक इक्वेशन का रीअरेंजमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, हाउ मेनी काइनेमेटिक इक्वेशन आर देयर? 3। दैट इज v इज इक्वल टू व्हाट? u प्लस at, s इज इक्वल टू व्हाट? ut plus half at square, and third kinematic equation that is v square is equal to what? u square plus twice as. Am I right? तो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। बट आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, अगर आप देखते हो इनिशियल वेलोसिटी इन दिस केस कितना है? 0 0, कितना आएगा? 0। और एक्सेलरेशन की जगह पे आप क्या लिखोगे? प्लस जी, क्या लिखोगे? प्लस जी। तो मुझे बताएंगे 3 ही इक्वेशन का रीअरेंजमेंट कैसा आएगा? दैट इज v इज इक्वल टू व्हाट? gt। सेकंड क्या आएगा? s इज इक्वल टू व्हाट? हाफ gt स्क्वायर। एंड थर्ड क्या होगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बताऊंगा फ्री फॉल कुछ हार्ड है क्या? कुछ हार्ड है क्या बेटा? कुछ ही हार्ड नहीं है, कितना सिंपल है। चलो, एनी डाउट? फ्री फॉल सर्वना समझ लो बेटा, सबको समझ में आया? नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मैं जाता हूँ। चलो, व्हाट इज मीन बाय द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? कितना सिंपल है। अब पोटेंशियल एनर्जी को समझ पाएंगे, थोड़ा इसको थोड़ा अच्छे से लर्न करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी अगर है क्या चीज़, मैं हूँ ना, डोंट वरी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ? आई विल टेक वन रिजिड सपोर्ट हियर। चलो, यहाँ पे क्या करता हूँ? मैं एक रिजिड सपोर्ट लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? एक स्प्रिंग लगा देता हूँ। आई विल टेक द वन स्प्रिंग हियर, ओके। सो दिस इज द सरफेस, यू नो। अब होता क्या है कि एक पर्सन यहाँ से आता है और इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई करता है? फोर्स, ओके। सो व्हाट हैपन्स इन द सेकंड सिनारियो हियर? जो स्प्रिंग है डेफिनेटली इसका कुछ इस तरीके से क्या फॉर्म हो जाएगा? एक्सटेंशन फॉर्म हो जाएगा। बट एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया ना, यू आर अप्लाइंग द फोर्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। आपने क्या किया यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट यू आर डन? द वर्क। आपने क्या किया? वर्क किया। अब वर्क करने के बाद यहाँ से यहाँ तक
आपने डिस्प्लेसमेंट करके वर्क इस डायरेक्शन में किया। अब हो रहा क्या है कि स्प्रिंग खुद के ही अंदर एक फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। यानी जो वर्क आप करते हो, वर्क का इक्वेशन एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, वर्क का इक्वेशन किसके बराबर होता है? एनर्जी, याद रखना है कभी भी। अब वर्क का इक्वेशन एनर्जी क्यों होता है कि जितना भी मैं वर्क करूंगा मेरी क्या लॉस होगी? एनर्जी। तो स्प्रिंग ला वड़ा ना पे, तो स्प्रिंग को खींच रहा हूं ना मैं, तो मैं वर्क कर रहा हूं, मेरी क्या लॉस हो रही है? एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये क्या हो रहा है, वर्क कर रहा हूं तो एनर्जी लग रही है, तो एनर्जी थोड़ी डिस्ट्रॉय होगी, ये स्प्रिंग में जाके स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से क्या है? अपोजिट है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द नेगेटिव साइन। सो दैट्स व्हाई द रूल्स ऑफ द वेक्टर्स एंड स्केलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टीच द स्केलर्स एंड वेक्टर चैप्टर विथ रिलेटेड टू द 11। ओके, उसका रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करूंगा जरूर। ठीक है, हर एक स्टूडेंट तक ये जाना चाहिए। ठीक है, अब हो रहा क्या है यहाँ पे कि वर्क जो मैं कर रहा हूँ तो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एनर्जी। कुछ इस तरीके से ऐसा भी है। चलो, ये अगर समझ में नहीं आया एग्जांपल तो और एक बार ट्राई करता हूँ। नाउ दिस इज अ मैग्नेट। मैग्नेट हैज हाउ मेनी पोल्स बेटा? 2 पोल्स। कौन से? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो दिस मैग्नेट इज प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। Am I right? So what happen if I am take the one magnetic dipole? So this is a south pole and this is a north pole. अगर मैं यहाँ पे उसको बोल रहा हूँ जा रे भाई जा, तेरे को ससा दिखाता हूँ, चलो इधर मैंने लेके गया, चलो इसको, मेरा हाथ जब तक है तब तक साउथ पोल रहेगा, पर जैसे मैं हाथ निकालूंगा तो क्या होगा? रहेगा मैग्नेट वहां पे, छोटा वाला नहीं रहेगा, ये बड़ा वाला मैग्नेट उसको पुश करेगा, am I right? उसको ढकल देगा। यानी जितना मैंने वर्क किया था वो स्टोर हुआ था मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज रिलेटेड टू द 12। ये 12 में है। अब केयरफुली ऑब्जर्व करो, आपको एक चीज तो समझ में आ रहा है, जहां पे वर्क है वहां पे क्या है? एनर्जी है। क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय होती है क्या? नहीं। ना ही एनर्जी कभी क्रिएट होती है क्या? नहीं। वो क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। Am I right? जैसा मैंने खाना दबा के आया, यहां तक खा के आया, वही एनर्जी को मैं यूटिलाइज कर रहा हूं, साउंड, मैकेनिकल। Am I right? वही तो है, बाकी क्या है? हर चीज आपको आता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। चल मग याला टोटल समजून सांगतो ग्रॅव्हिटेशनल पोटेंशियल एनर्जीला डेप्थमध्ये। आता होते काय, कौन सा भी अगर आप देखते हो तो न्यूटन क्या बोलता है? ओके, न्यूटन क्या बोलता है? अगर आप मास लेते हो तो मास सराउंडिंग में उसका इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करता है, यानी स्पेस टाइम फैब्रिक में डिस्टॉर्शन करता है, राइट? तो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होती है, द स्पेस अराउंड द मास इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिव। यहाँ से फोर्स एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? जैसा मैग्नेट का एक पर्टिकुलर रीजन ही होता है, इस मैग्नेट के पर्टिकुलर रीजन में ही मैग्नेटिक फोर्स एक्टिव होता है, रीजन के बाहर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिव ही नहीं होता। इधर राइट, एक्टिव रहने का सवाल ही नहीं। डन? तो इस फील्ड में मैग्नेट फोर्स अप्लाई करता है, इसके बाहर होगा क्या? नहीं होगा ना। वैसा ही नहीं क्या, हर एक प्लैनेट ले लो और या फिर हर एक स्टार ले लो, एक पर्टिकुलर रीजन तक ही उसका ग्रेविटेशनल फोर्स सीमित है, उसके बाहर क्या है? नहीं है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? चलो, ये तो समझ में आ चुका होगा। नाउ इसको मैं टोटली इरेज कर देता हूं। अरे राइट, अंडरस्टैंडिंग? अब हो रहा क्या है? चलो मान लेते हैं एक अर्थ है, दिस इज अर्थ, और अर्थ की यहाँ पे इस तरीके से कौन सी फील्ड प्रेजेंट है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। एक सैटेलाइट है जो अर्थ पे है, उसको मेरे को लॉन्च करना है, मेरे को लेके जाना है अगेंस्ट द कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने बोला ना अगेंस्ट यानी क्या करना पड़ता है? वर्क, जो कि सैटेलाइट में ही स्टोर हो जाता है। ऊपर जाने के बाद कौन सा इसमें? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? जैसा स्प्रिंग को लिया था, खींचा था, स्प्रिंग के अंदर कौन सा? अगेंस्ट लिया था ना, इंटरनेशनल फॉर अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट किया था ना, वो जाके स्टोर हुआ था एनर्जी। वैसा ही यहाँ पे सैटेलाइट को ऊपर लेके जाऊंगा अगेंस्ट द फोर्स, और वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क होगा, तो वर्क यानी क्या? स्टोर हो जाएगी एनर्जी। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क अगेंस्ट है तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर अपोजिट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द नेगेटिव साइन। तो अगर आप देखते हो तो नेगेटिव साइन उन्होंने दिया, इसकी हाइट अगर h लोगे या r लोगे तो r प्लस h, ठीक है। इसको फिर से एक बार मैं रीअरेंज कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बाद में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अर्थ से एक सॅटेलाइट को क्या किया, लॉन्च किया। अर्थ पासून एका सॅटेलाइटला आपण काय केलं बेटा, लॉन्च केलेलं आहे, ठीक आहे। तो ही काहीतरी अर्थ अशी आहे, तर सॅटेलाइट इथपर्यंत नेण्यासाठी या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या मध्येच आहे, तर या सॅटेलाइटला या अर्थपासून नेण्यासाठी तुम्हाला माहिती आहे, ठीक आहे, इथपर्यंत कन्सिडर करा, तर वारंवार नको, इथं आर आणि इथं काय बेटा एच है, तो इसकी वैल्यू स्मॉल आर है। तो अगर आप देखते हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीचा जर पाहिला फॉर्मूला तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच, यानी एच मीन्स व्हाट, हम उसको सरफेस से ऊपर लेके जाते हैं। पेन को ऊपर लेके जा रहा हूँ ना, तो मैं वर्क कर रहा हूँ किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ना, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ स्टाइलस को, तो क्या हो रहा है, वर्क करना पड़ रहा है ना अगेंस्ट द कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, अगेंस्ट हो रहेगा तो कौन सा साइन, माइनस साइन। डन, नहीं समझ में आ रहा, 11 का वो मैं बाद में अपलोड करूंगा, उसको चेकआउट कर लेना बाद में, ठीक है। सो आई होप यू ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द एस्केप वेलोसिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एस्केप वेलोसिटी हियर। एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, एस्केप यानी क्या, भाग जाना, चंगुल से भाग जाना। तो मैंने पहले ही बोला किसी भी, सॉरी फॉर दैट, बहुत गर्मी हॉल में ठीक है। अब हो रहा क्या है यहाँ पे कि अगर आप देखते हो एस्केप वेलोसिटी मीन्स व्हाट, भाग जाना, कोई जेल से भागता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, भाग जाना। लक्ष्य दे बेटा, ध्यान दो, मैंने पहले बोला था की ये अर्थ है आणि अर्थच्या बाजूला अर्थची एक पर्टिक्युलर रीजन आहे, ठीक है। अर्थचं काय रे बेटा आहे, पर्टिक्युलर रीजन है, और कुछ अलग ही रीजन हो रहा है, रुको, ठीक है, इसको अच्छे से प्लॉट करता हूँ, तब तक मेरे को समाधान नहीं मिलता, ठीक है। कोई पर्टिकुलर रीजन है, और अगर आप देखते हो पर्टिकुलर रीजन में, ये रीजन यानी हमारे लिए कौन सी फील्ड है, कौन सी फील्ड है बेटा, ही ग्रेविटेशनल फील्ड है। कौन सी फील्ड है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब इसके चलो मान लेते हैं कि मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, इसको मेरे को इतना जोर से फेंका, इतना जोर से फेंका कि ये पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के बाहर चलेगा, राइट। मैंने क्या किया, अर्थ में से एक ऑब्जेक्ट को एक ऐसा वेलोसिटी दिया, ऐसा वेलोसिटी कि वो पूरा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के भाग रहा है। तो दैट मिनिमम स्पीड that are given to the object so that the object can accept the earth gravitational field, that velocity is called as a escape velocity। कौन सी velocity बेटा, escape velocity। Are you understanding? तो escape velocity का concept I hope सर्वांना समजला असेल कि the minimum velocity that have given to an object so that अगर मैं जोर से फेंकूंगा तो ये जाएगा, अगर हल्के से फेंको तो नीचे आएगा, कुछ इस तरीके से। तो वेलोसिटी जब आप इंक्रीज करोगे, ऐसी वेलोसिटी दोगे जिसके कारण वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाएगा, तो इस टाइप ऑफ वेलोसिटी को आप क्या बोलोगे, एस्केप वेलोसिटी बोलोगे। डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ रहा, डन। अतः इट्स डेरिवेशन आपको खुद आना चाहिए कि बिकॉज एट द इन्फिनिटी पे मैंने पहले बोला डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको मालूम है यहाँ पे अगर आप देखते हो तो टोटल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। मैंने ऑफलाइन क्लास में समझाया था, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। नाउ दिस चैप्टर इज बीन ओवर, विल टेक द न्यूमेरिकल्स विच मे बी सॉल्व एंड अनसॉल्व एंड द नीट रिलेटेड न्यूमेरिकल ओनली आई विल टेक इन द ऑफलाइन क्लास, ओके। तो उनका कुछ अलग है, वहाँ पे DPPs आई विल गिव ओवर 125 न्यूमेरिकल, दैट इज माई प्लानिंग टू टेक, ओके। तभी जाके आप टिक पाओगे, अदरवाइज नहीं। अब ये क्यों मैंने लिया, कंसेप्चुअल ज़रूरी है, ठीक है। कंसेप्चुअल लर्निंग इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिजिक्स। आप उस चीज़ को जान नहीं रहे हो, आप समझ में नहीं रहे हो, आप क्या सोच रहे हो मालूम है कि फिजिक्स में 2-3 में फॉर्मूला ले लूँगा, 20-30 न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। अबे एक वर्ड अगर चेंज होता है ना फिजिक्स में,
भैया तेरे वो अब छोड़ दो, आप मेरे को वर्ड्स मत ला दो माइंड में, ठीक है। अब हो रहा क्या, एक वर्ड अगर भी चेंज होता है ना, पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। सो हमेशा मैं कंसेप्चुअल टीचिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आई वांट टू सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टाइम, सो डेफिनेटली मेरे को कंसेप्चुअल ही रहना पड़ेगा लाइफ में। एनी डाउट? सो आई होप आप मेरे को सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट के बगैर मेरा कुछ नहीं है, याद रखिए। विदाउट सपोर्ट मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। स्टूडेंट है तो मेरे जैसे टीचर है, आई एम राइट। अगर स्टूडेंट सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा और मनी भी आएगा, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। अब देख लो कितना गर्मी हो रही है, ठीक है। आप अगर थोड़ा सपोर्ट करोगे तो एसी लगा देंगे, ठीक है। नहीं एसी नहीं, पहले मेरा दूसरी प्लानिंग है, OPS लाने की प्लानिंग है। एनी डाउट? एनी डाउट? सो टुडे विल स्टॉप हियर, ओके। आई होप ये 2 पार्ट में आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा आ रहा होगा। फुल सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। टुडे विल स्टॉप हियर, ओके।